जय हिंद। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर में बात की गई है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के फर्स्ट फेज़ के बारे में। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट फेज़ 1907 में शुरू हुआ और ये कंटिन्यू रहेगा टिल 1917। आज के सेशन में हमें दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हम देखेंगे कि 1907 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला। इस इंक्रीज के पीछे के रीजंस क्या थे, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा, एग्जैक्टली रिवॉल्यूशनरीज का प्रोग्राम क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके कामकाज करने का तरीका क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि बंगाल में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई द सर्ज के बारे में। 1907 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला। इस इंक्रीज के पीछे के रीजंस क्या थे, इन रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जब भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को पढ़ा जाता है तो इनको दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का पहला फेज शुरू हुआ आफ्टर द फॉल आउट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट और दूसरे फेज की शुरुआत होगी आफ्टर द फॉल आउट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दो बड़े बड़े मूवमेंट्स, एक स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब ये दोनों मूवमेंट्स अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किए बिना एकदम से ओवर हो जाएंगे तो जो यंग पॉपुलेशन है वो जाएगी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के रास्ते पे। और पहले फेज के बैकग्राउंड की कहानी क्या है अपने को पता है, हमने अभी अभी पढ़ी है। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो प्रमोट कर रहे थे हीरोइज्म को, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो प्रमोट कर रहे थे सेल्फ सेक्रीफाइस को। और इसके चलते यंग पॉपुलेशन एकदम चार्ज थी। यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन सरकार को चैलेंज करने के लिए तैयार थी। इस यंग पॉपुलेशन को स्वदेशी मूवमेंट से बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट बिना कोई डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस किए एकदम से ओवर हो गया 1908 में। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। अब सोच के देखो, यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन ये किस रास्ते पे जाएगी? ये जाएगी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के रास्ते पे। इनफैक्ट 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ और अपने को पता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो कि इस यंग पॉपुलेशन को लीड कर रहे थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में फेल हो गए। मतलब दो चीज़ें रातों रात हुई। एक तो ये जो यंग पॉपुलेशन थी ये रातों रात लीडरलेस हो गई और दूसरा ये जो यंग पॉपुलेशन थी ये रातों रात ऑर्गेनाइजेशन लेस हो गई। भाई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो कि इनको लीड कर रहे थे उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया तो ये लोग लीडरलेस हो गए। और दूसरा, मॉडरेट लीडर्स के साथ में इनका कनेक्ट था नहीं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जिनको बाहर निकाला गया वो कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में फेल हो गए तो ये लोग लीडरलेस और ऑर्गेनाइजेशन लेस एकदम से हो गए। यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ना तो कोई लीडर बचा और ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बची। अब सोच के देखो कहाँ जाएंगे ये लोग? ये जाएंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के रास्ते पे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो यंग पॉपुलेशन है ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पिछले 2-3 साल से पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की वजह से कोई नतीजा निकल नहीं रहा था, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट उल्टा हो रहा था कि सरकार इनको ब्रूटली रिप्रेस कर रही थी, सरकार इनको मार रही थी, पीट रही थी, इनको दबाने की कोशिश कर रही थी। 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो स्वदेशी मूवमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। दूसरा, रातों रात ये जो यंग पॉपुलेशन है ये लीडरलेस हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन लेस हो गई। कोई बताने वाला ही नहीं था कि किस रास्ते पे जाना है। और तीसरा, जिस रास्ते पे ये लोग ऑलरेडी चल रहे थे, पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, उस रास्ते पे चलने की वजह से कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट उल्टा हो रहा था कि सरकार इनको रिप्रेस कर रही थी, इनको मार रही थी, इनको पीट रही थी, इनको दबाने की कोशिश कर रही थी। सोचो, अब इस यंग पॉपुलेशन के पास में जो कि एनर्जी से भरी हुई है उसके पास में रास्ता क्या है? उसके पास में रास्ता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। रीजंस बड़े सिंपल हैं, आपको समझ में आए होंगे। फिर बात आती है कि एग्जैक्टली रिवॉल्यूशनरीज का प्रोग्राम क्या था, उनके कामकाज करने का तरीका क्या था। देखो, इनिशियली जब रिवॉल्यूशनरीज ने कामकाज करने की शुरुआत करी तो इन्होंने सोचा कि हम एक वायलेंट मास रिवोल्यूशन लॉन्च करेंगे सरकार के अगेंस्ट में। मास लेवल पे एक वायलेंट रिवोल्यूशन लॉन्च करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बट रिवॉल्यूशनरीज को अपनी लिमिटेशंस भी पता थी। रिवॉल्यूशनरीज को पता था कि अभी उनके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। रिवॉल्यूशनरीज को पता था कि अभी इंडियंस के बीच में उस लेवल की यूनिटी भी नहीं है
उनको पता था कि उनके पास में अभी कोई इतना बड़ा लीडर भी नहीं है। इनफैक्ट रिवॉल्यूशनरीज को ये भी समझ में आ रहा था कि जिस सरकार को वो चैलेंज करने जा रहे हैं वो बेहद पावरफुल है, और अगर इन्होंने वायलेंट मास रिवॉल्यूशन लॉन्च करने की कोशिश करी तो सरकार बहुत ब्रूटली रिप्रेस करेगी, सप्रेस करेगी। तो ये जो आइडिया था कि वायलेंट मास रिवॉल्यूशन लॉन्च किया जाए, इस आइडिया को रिवॉल्यूशनरीज ने ड्रॉप कर दिया और इन्होंने चूज किया इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के रास्ते को, कि अब इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को प्रमोट किया जाएगा। जैसे बॉम्ब्स गिराए जाएंगे, जैसे जितने भी अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट किया जाएगा, जैसे डकैतियां डाली जाएंगी, सरकार के खजानों को लूटा जाएगा और जो भी पैसा मिलेगा उससे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को फंड किया जाएगा। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई 1914 में, तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं वो ब्रिटेन के एनिमीज से जाके मिले, उनसे मदद मांगी, उनको बोला कि आप हमारी मदद करो इस ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। बड़ा सिंपल, इनिशियली तो आइडिया ये था कि हम एक वायलेंट मास रिवॉल्यूशन लॉन्च करेंगे, लेकिन इनको लिमिटेशंस भी समझ में आ रही थी, तो इस आइडिया को तो ड्रॉप कर दिया गया और फिर इन्होंने चूज़ किया इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस का रास्ता, कि अब बॉम्ब गिराए जाएंगे, अब ऑफिशियल्स को असैसिनेट किया जाएगा, अब डकैतियाँ डाली जाएंगी, अब ब्रिटेन के एनिमीज से मदद मांगी जाएगी। और आइडिया क्या था रिवॉल्यूशनरीज का? आइडिया बड़ा सिंपल था कि सरकार के दिल में टेरर क्रिएट करना है, सरकार को डराना है, अथॉरिटीज़ को डराना है, और लोगों के दिल में जो अथॉरिटीज़ का डर है उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, लोगों को तैयार करना है सरकार के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और लोग रिवॉल्यूशनरीज से क्यों जुड़ेंगे? बिकॉज दे वर अपीलिंग टू पेट्रियोटिज्म। रिवॉल्यूशनरीज देशभक्ति की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे। रिवॉल्यूशनरीज ये बता रहे थे कि हम मरने को तैयार हैं, लेकिन ये देश हमें बचाना है, इस सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें बाहर निकालना है। तो लोग इनके साथ में जुड़ने लगे। बड़ी सिंपल सी बातचीत। रीजंस जिनकी वजह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इंक्रीज देखने को मिला 2-3 है। एक तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, एकदम बीच में ही ओवर हो गया। दूसरा, ये जितने भी यंग लोग थे ये रातों रात लीडर लेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन लेस हो गए, इनको कोई बताने वाला नहीं था कि किस रास्ते पे जाना है। और तीसरा, ऑलरेडी ये लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे, पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, उसकी वजह से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। तो इन्होंने चूज़ किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का रास्ता। और प्रोग्राम क्या था कि इनिशियली सोचा गया कि एक वायलेंट मास रिवॉल्यूशन लॉन्च किया जाएगा, बट कुछ लिमिटेशंस की वजह से फाइनली इन लोगों ने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को प्रमोट करने की शुरुआत करी, उनको प्रोपगेट करने की शुरुआत करी। आइडिया क्या था कि सरकार के दिल में टेरर क्रिएट करना है, सरकार को डराना है, और अथॉरिटीज़ का जो डर है उसको लोगों के बीच से ख़त्म करना है। ये लोग इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस, सेल्फ सेक्रीफाइसेस को प्रमोट कर रहे थे, फांसी चढ़ने को तैयार थे, गोली बंदूक के थ्रू सरकार के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार थे, और लोगों को ये एनकरेज कर रहे थे देशभक्ति के थ्रू, पेट्रियोटिज्म के थ्रू, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। इनफैक्ट जब आप लाइक करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। इनफैक्ट कमेंट करके बता दो, मुझे लगता है कि मैं तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ रिव्यू मिले, बताओ कुछ कमी है तो, कोई दिक्कत है तो, और अगर कोई कमी नहीं है तो वो बता दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, आगे अपन बात करेंगे कि बंगाल में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। और बंगाल की कहानी हमेशा से यही रही है कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, ज़्यादातर की शुरुआत हुई है बंगाल से। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए भी बंगाल बिकेम द एपीसेंटर। और कहानी क्या है? 1902 में 1902 में बंगाल में कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिनमें से एक को ऑर्गेनाइज किया गया मिदनापुर में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? मिदनापुर में। और इसको एस्टेब्लिश किया जैनेंद्र नाथ ने। किसने एस्टेब्लिश किया? जैनेंद्र नाथ ने। और दूसरा रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि बेहद पॉपुलर होगा आगे जाके, जिसका नाम था अनुशीलन समिति, इसको एस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? कैलकाटा में। और इसको एस्टेब्लिश किया प्रमोथा मीतर ने। किसने एस्टेब्लिश किया? प्रमोथा मीतर ने। बहुत सिंपल, और भी फाउंडर्स थे, लेकिन जो मेन फाउंडर है अनुशीलन समिति के, उनका नाम क्या है? प्रमोथा मीतर। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? कैलकाटा में एस्टेब्लिश किया गया। कब एस्टेब्लिश किया गया? 1902 में एस्टेब्लिश किया गया। अनुशीलन समिति के लिए एक चीज़ और याद रखो
कि आगे जाके इस अनुशीलन समिति की 2 ब्रांचेस बनेंगी। एक को बुलाया जाएगा ढाका अनुशीलन समिति, जो कि फंक्शन करेगी, जो कि ऑपरेट करेगी ढाका में, और दूसरी ब्रांच को बुलाया जाएगा युगांतर ग्रुप या फिर युगांतर पार्टी, जो कि फंक्शन करेगी कैलकाटा में। ये दोनों ही ब्रांचेस अनुशीलन समिति की हैं, बस अलग अलग जगह पे फंक्शन कर रही हैं, तो 2 अलग अलग नाम दे दिए गए। एक ब्रांच को बुलाया गया ढाका अनुशीलन समिति, जो कि ढाका में ऑपरेट करेगी, और दूसरी ब्रांच को बुलाया जाएगा युगांतर ग्रुप, और ये जो युगांतर ग्रुप या युगांतर पार्टी है ये फंक्शन करेगी कैलकाटा में। बेसिक बातचीत, बंगाल में 1902 में कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया गया। एक को ऑर्गेनाइज किया गया मिदनापुर में, किसने ऑर्गेनाइज किया? जैनेंद्र नाथ ने। और दूसरा जो कि ज़्यादा पॉपुलर हुआ उसका नाम था अनुशीलन समिति। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? कैलकाटा में। किसने स्टैब्लिश किया? प्रमोथा मितर ने। लेकिन 1902 के बाद अपने इनिशियल फेज में ये दोनों ही रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स किसी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपली अपने मेंबर्स को ट्रेन कर रहे थे, आगे की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 मेंबर्स ने, जिनका नाम था वरिंद्र कुमार घोष, आपने एक नाम सुना होगा अरविंदो घोष, उनके भाई थे वरिंद्र कुमार घोष और दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक वीकली की, एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था युगांतर। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं याद रखने वाली। अनुशीलन समिति के न्यूज़पेपर का या वीकली का नाम क्या था? युगांतर नाम था। युगांतर को कब शुरू किया गया? अप्रैल 1906 में। किसने शुरू किया? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। और युगांतर के थ्रू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की शुरुआत की गई। युगांतर के थ्रू लोगों को एनकरेज किया गया कि वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और जब एक बार युगांतर आ गया तो फिर बहुत सारे और न्यूज़पेपर्स आए जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी वायलेंस को एडवोकेट करने की शुरुआत करी, प्रमोट करने की शुरुआत करी। और इसी दौरान रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ये बंगाल के बाहर जाके सीक्रेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब ऐसी सोसाइटीज़ जो कि सरकार से छुप के फंक्शन करती हैं। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू लोगों को एनकरेज किया जा रहा था कि वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप किया जा रहा था। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने सीक्रेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? पंजाब में, दिल्ली में, यूनाइटेड प्रोविंस में। सचिन सान्याल, इनकी एक बड़ी फेमस किताब है, आपने नाम सुना होगा, बंदी जीवन। अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। बंदी जीवन किसकी किताब है? सचिन सान्याल साहब की किताब है। देखो बेसिक बातचीत, 1902 में बंगाल में कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया गया। एक को ऑर्गेनाइज किया गया मिदनापुर में। किसने ऑर्गेनाइज किया? जैनेंद्र नाथ ने। जो ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप था उसका नाम था अनुशीलन समिति, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया कैलकाटा में। किसने स्टैब्लिश किया? प्रमोथा मितर ने। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 मेंबर्स, जिनका नाम था वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन्होंने एक वीकली की शुरुआत करी जिसको बुलाया गया युगांतर। इसी दौरान रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं आउटसाइड बंगाल, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। फिर 1907 में युगांतर ग्रुप के मेंबर्स ने एक बहुत ही अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था सर फुलर। इस सर फुलर को इन्होंने मारने की, इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश करी, हालांकि सक्सेसफुल हो नहीं पाए। ये जो सर फुलर है ये ईस्टर्न बंगाल और आसाम का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में जो ईस्टर्न बंगाल बनाया गया था उसका पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर फुलर। हालांकि इसने रिजाइन कर दिया था अगस्त 20, 1906 को। 1907 में इसको असैसिनेट करने की कोशिश करी युगांतर ग्रुप के मेंबर्स ने। मतलब एक तरीके से अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ा थोड़ा होने लगी हैं। 1907 में ही दिसंबर के महीने में एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर जिस ट्रेन में जा रहे थे उसको डीरेल करने की कोशिश की गई, मतलब इनको भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई वो हुई 1908 में, 1908 में। 2 19-20 साल के लड़के, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और दूसरे का नाम था खुदराम बोस। इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही अनपॉपुलर जज जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उसको असैसिनेट करने की कोशिश करी। जिस कैरियज में वो जाने वाला था उसको इन दोनों लोगों ने बॉम्ब किया। हालांकि ये जो जज है ये बच गया, उस दिन कैरियज में था नहीं, और इसकी जगह पे 2 ब्रिटिश लेडीज़ जो हैं वो मारी गई।
इनके ऊपर ट्रायल चला खुदराम बोस के ऊपर। प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो तो पहले ही सुसाइड कर लेंगे, हेल डाई, लेकिन खुदराम बोस जो हैं उनके ऊपर पूरा ट्रायल चला, इनके एसोसिएट्स के ऊपर पूरा ट्रायल चला और खुदराम बोस को फांसी पे लटकाया गया। ही इज़ नोन कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया खुदराम बोस ने। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही अनपॉपुलर जज डगलस किंग्सफोर्ड को असैसिनेट करने की कोशिश करी और इसके लिए इनके ऊपर ट्रायल चला। प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो पहले ही सुसाइड कर लेंगे, खुदराम बोस को अल्टीमेटली हैंग किया गया। इनफैक्ट एक चीज़ और याद कर सकते हो आप, तिलक साहब को अरेस्ट किया गया था 1908 में। और क्यों अरेस्ट किया गया था? बिकॉज मुजफ्फरपुर में जो बॉम्बिंग हुई थी, ये वाली बॉम्बिंग, इसके लिए तिलक साहब ने अपने केसरी नाम के न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था, उनके ऊपर ट्रायल चला था, फिर उनको जेल में डाला गया था, मांडले जेल में, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। और इसी 1908 की बॉम्बिंग के चलते एक कॉन्स्पिरेसी केस चला जिसको बुलाया जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को मानिक तोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी भी बुलाया जाता है। ये मानिक तोला या मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इस केस में जिस एक बड़े इंपॉर्टेंट इंसान को ट्राई किया जाएगा, बरिंद्र कुमार घोष, उनका घर जो है वो मुरारी पुकुर रोड पे हुआ करता था और मानिक तोला एरिया में हुआ करता था, तो वहाँ से इसका नाम आ गया मानिक तोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारिक पुकुर कॉन्स्पिरेसी। लेकिन आमतौर पे पॉपुलरली इसको बुलाया जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। बेसिकली अनुशीलन समिति के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया और चार्जेस ये लगाए गए कि ये जो 1908 में बॉम्बिंग की प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने, इसकी प्लानिंग की गई थी इन फॉलोइंग मेंबर्स के द्वारा। बहुत सारे अनुशीलन समिति के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया और दो जो पॉपुलर लोग अरेस्ट किए गए उनमें घोष ब्रदर्स, एक का नाम अरविंदो घोष और दूसरे का नाम बरिंद्र कुमार घोष। अरविंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष को अरेस्ट किया गया इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में और इनको चार्ज किया गया फॉर हाई ट्रीजन, देशद्रोह के लिए चार्ज किया गया। और ये जो देशद्रोह था इसको पनिश किया जाता था बाय डेथ, कि फांसी है इसके लिए अल्टीमेट सजा और कोई सजा नहीं है। अरविंदो घोष साहब को डिफेंड किया चित्तरंजन दास ने और अरविंदो घोष साहब को फिर रिलीज़ भी कर दिया गया था। अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अरविंदो घोष साहब को अरेस्ट किया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, बट इनके अगेंस्ट में कोई सबूत मिला नहीं तो इनको तो छोड़ दिया गया। लेकिन इनके भाई वरिंद्र कुमार घोष जो कि इस सीक्रेट सोसाइटी के हेड थे और एक और उलास्कर दत्त जो कि बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट थे, उन दोनों को दी गई डेथ पेनल्टी। लेकिन बाद में इनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया गया था विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अरविंदो घोष साहब को तो रिलीज़ कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। लेकिन इनके भाई वरिंद्र कुमार घोष जो कि सीक्रेट सोसाइटी के हेड थे और दूसरे उलास्कर दत्त जो कि बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट थे, इन दोनों को इनिशियली दिया गया था डेथ पेनल्टी, लेकिन बाद में इस डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया गया था विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक नरेंद्र गोस्वामी नाम का आदमी था जो कि इनके साथ में काम करता था और वो सरकार का अप्रूवर बन गया, वो क्राउन का विटनेस बन गया। नरेंद्र गोस्वामी ने इनको धोखा दिया, हालांकि नरेंद्र गोस्वामी को जेल में मार दिया गया था। बेसिक बातचीत, सिंपल सी चीज़ें। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का बैकग्राउंड कहाँ है? 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही अनपॉपुलर जज डगलस किंग्सफोर्ड को असैसिनेट करने की कोशिश करी। इन दोनों पे केस चला, प्रफुल्ल चाकी ने बीच में ही सुसाइड कर ली और खुदराम बोस साहब को फांसी दी गई। और इसी केस की जो प्लानिंग की गई थी, इस असैसिनेशन की जो प्लानिंग की गई थी, उसके रिगार्डिंग एक केस चला जिसको बुलाया जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को मानिक तोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी भी बुलाया जाता है। इसमें अनुशीलन समिति के बहुत सारे मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, घोष ब्रदर्स को भी अरेस्ट किया गया, अरविंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष को भी अरेस्ट किया गया और इन पर लगाया गया चार्ज हाई ट्रीजन का। चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष को डिफेंड किया और अरविंदो घोष साहब को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। लेकिन इनके भाई वरिंद्र कुमार घोष जो कि सीक्रेट सोसाइटी के हेड थे और उलास्कर दत्त जो कि बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट थे, उन दोनों को इनिशियली डेथ पेनल्टी दी गई, लेकिन बाद में इनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया जाएगा विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नरेंद्र गोस्वामी वो आदमी था जिसने इनको धोखा दिया और ये सरकार का अप्रूवर बन गया था, विटनेस बन गया था, हालांकि नरेंद्र गोस्वामी को जेल में मार दिया गया था।
और ऐसा नहीं है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आके रुक गई बंगाल में। फरवरी 1909 में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कलकत्ता में शॉट किया गया, मारा गया। फरवरी 1910 में एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको मारा गया जब वो कलकत्ता के हाई कोर्ट को छोड़ के जा रहे थे, मतलब कलकत्ता के हाई कोर्ट से निकल रहे थे। 1908 में 12 में डकैती हुई और इस डकैती को ऑर्गेनाइज किया था ढाका अनुशीलन समिति के मेंबर्स ने अंडर पुलिन दास की लीडरशिप में। ढाका अनुशीलन समिति के लोगों ने 1908 में 12 डेकॉइटी को अरेंज किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। मतलब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन्होंने वायसरॉय हार्डिंग को बॉम्ब किया, उनको अटैक किया, उनको मारने की कोशिश करी इन दिसंबर 1912। हालांकि वायसरॉय हार्डिंग साहब जो हैं वो बच के निकल गए, फॉर्चुनेट थे, किस्मत बढ़िया थी कि बॉम्ब से बच के निकल गए, मारे नहीं गए। और ये जो अटैक किया गया था, इसका जो ट्रायल चला उसको बुलाया जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। क्या बुलाया जाता है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। सिंपल, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल साहब ने एक बॉम्बिंग प्लान करी वायसरॉय हार्डिंग के ऊपर और बॉम्ब किया गया वायसरॉय हार्डिंग के कैरियज को इन दिसंबर 1912। हालांकि हार्डिंग साहब जो हैं वो बच के निकल गए, मारे नहीं गए। और इनके ऊपर जब ट्रायल चला तो उस ट्रायल को बुलाया जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। और इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के बाद में वसंत कुमार, अमीर चंद और अवध साहब को कन्विक्ट किया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। रास बिहारी बोस साहब जो हैं वो भाग गए, वो पुलिस के हाथ में ही नहीं आए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं आए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस तो बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब न्यूज़ में रहता है, मतलब इन द सेंस कि खूब चर्चा में रहता है। तो इसके बारे में तो एक एक चीज़ याद रखो। ये भी याद रखो कि ये जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल है ये किसके रिगार्डिंग था? ये वायसरॉय हार्डिंग को बॉम्ब करने के रिगार्डिंग था। कब? दिसंबर 1912 में बॉम्ब किया गया था। कौन थे प्लानर्स? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। इसमें बसंत कुमार, अमीर चंद और अवध को कन्विक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और रास बिहारी बोस साहब जो हैं वो कभी भी अंग्रेज सरकार के पकड़ में ही नहीं आए। अच्छा, फिर इसी दौरान वेस्टर्न अनुशीलन समिति, ये जो बांग्लादेश वाला आज का जो रीजन है वहाँ पे जो अनुशीलन समिति ऑपरेट हो रही थी, उस एरिया में एक बड़े पॉपुलर लीडर इमर्ज हुए जिनका नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बग्गा जतिन। क्या बुलाया जाता है? बग्गा जतिन। जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने एक बार फिर से इस अनुशीलन समिति को रिवाइव करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए कामकाज करने की शुरुआत करी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने कि जितनी भी वेरियस ब्रांचेस थी इस अनुशीलन समिति की, उनको एक दूसरे के साथ में लिंक किया, उनको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक किया। जैसे कलकत्ता में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जितनी भी ब्रांचेस थी उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ा। और आगे जो लड़ाई चलेगी उसको कुछ टाइम के लिए जतिंद्र नाथ मुखर्जी लीड करेंगे। जैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो ये जो जुगांतर पार्टी है, अनुशीलन समिति की एक ब्रांच जो कि कलकत्ता में ऑपरेट कर रही थी, उसने जर्मन आर्म्स को, जर्मन एम्यूनिशंस को इंपोर्ट करने की शुरुआत करी। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो रहे थे कि हमें सरकार को गोली बंदूक के थ्रू हटाना है, गोली बंदूक के थ्रू चैलेंज करना है। अब वो वाला सिनेरियो आ रहा है कि हम एक वायलेंट मास रिवोल्यूशन लॉन्च करेंगे। इनफैक्ट जतिन साहब ने रास बिहारी बोस साहब को अपर इंडिया का चार्ज दिया और उनको बोला कि हमें ऑल इंडिया इंसर्शन करना है, उसके लिए तैयार होना है, हमें गोली बंदूक के थ्रू सरकार को चैलेंज करना है। टाइम सही है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, सरकार उधर बिजी है, इधर थोड़ा कमज़ोर है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और सरकार को, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकाला जाए। ये जो पूरी प्लानिंग है इसको बुलाया जाता है जर्मन प्लॉट। क्या बुलाया जाता है? जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान। क्या बुलाया जाता है? जिमरमैन प्लान। जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान क्या है? बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जुगांतर पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो जर्मनी से आर्म्स और एम्यूनिशंस मंगवा रहे थे और खुद को तैयार कर रहे थे कि हम गोली बंदूक के थ्रू एक मास रिवोल्यूशन लॉन्च करेंगे सरकार के अगेंस्ट में और सरकार को गोली बंदूक के थ्रू बाहर निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट होने से पहले ही लीक हो गया। धोखेबाज लोगों ने इसको लीक कर दिया सरकार को और सरकार ने बड़ा ब्रूचली ये जितने भी जुगांतर पार्टी के मेंबर्स थे, ये जितने भी लोग प्लान कर रहे थे, उनको सप्रेस किया। जतिन मुखर्जी को गोली मार दी गई एंड ही डाइड एज अ हीरो इन बालासोर ऑन उड़ीसा कोस्ट इन सितंबर 1915। जतिन मुखर्जी साहब जो हैं वो शहीद हो गए, इनको गोली मारी गई इन सितंबर 1915।
बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे जर्नल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। पॉपुलर के नाम क्या है? संध्या और युगांतर, जो कि बंगाल में चल रहे थे। एक कल नाम का न्यूज़पेपर शुरू हुआ जो कि चला महाराष्ट्र में, इसने भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, प्रोपगेट किया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट सब्सटेंशियल लेगेसी ऑफ द स्वदेशी बंगाल मूवमेंट। ये तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, इसकी लेगेसी को, इसकी लड़ाई को आगे कैरी फॉरवर्ड किसने किया? रिवॉल्यूशनरीज ने किया। बट हाँ, इसमें 2-3 कमियां भी रहीं। कमियां क्या रहीं? एक तो वायलेंस की अपने आप में कमी होती है, मतलब आप वायलेंस को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर नहीं सकते हो। दूसरा, क्योंकि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो ज़्यादातर हिंदू रिलीजन पे ओवर एम्फोसिस कर रहे थे, तो ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से दूर रही। और दूसरा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का नेचर ही ऐसा था कि मासेस को इन्वॉल्व किया नहीं जा सकता था बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस। इन द एंड होगा ये कि ये रिवॉल्यूशनरीज अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी दिल से मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, कुछ उतनी यूनिटी भी नहीं है, कुछ सरकार भी बेहद पावरफुल है, तो सरकार इनको धीरे धीरे करके रिप्रेस कर देगी, ख़त्म कर देगी, दबा देगी। कुछ को फांसी दे दी जाएगी, कुछ को जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ को मार दिया जाएगा, कुछ को गोली मार दी जाएगी, और धीरे धीरे करके सरकार बंगाल में ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी इनको सप्रेस करने की, इनको रिप्रेस करने की शुरुआत करेगी। और इसके साथ बंगाल में जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई इस फर्स्ट फेज़ के दौरान, उनके बारे में बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से देखें क्या? देखो, अपन ने बात क्या की? अपन ने बात ये की कि 1902 में 2 रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया। एक को ऑर्गेनाइज़ किया गया मिदनापुर में, इसको इस्टेब्लिश किया था जयेंद्र नाथ ने, और दूसरे को जो कि ज़्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम था अनुशीलन समिति, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया कलकत्ता में, और इसको इस्टेब्लिश किया प्रमोथा मीतर ने। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 मेंबर्स, जिनमें से एक का नाम था बरिंद्र कुमार घोष और दूसरे का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन्होंने एक वीकली की शुरुआत करी जिसको बुलाया गया युगांतर। इसी दौरान रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल बंगाल के बाहर सीक्रेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। फिर 1907 में एक बड़े अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल सर फुलर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। दिसंबर 1907 में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर, उनकी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, मतलब उनको भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई। लेकिन बेहद पॉपुलर 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही अनपॉपुलर जज जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उनको असैसिनेट करने की कोशिश करी, उनको बॉम्ब करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गए। इसी के चलते बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपने केसरी न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था, उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाला गया। कौन सी जेल थी? मांडले जेल। कहाँ पर थी ये? बर्मा में थी। इन दोनों लोगों के ऊपर, इनके एसोसिएट्स के ऊपर ट्रायल चला, केस चला। प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो तो सुसाइड कर लेंगे पहले ही, और खुदराम बोस जो हैं उनको सरकार हैंग करेगी, फांसी देगी। इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो केस है उसको बुलाया जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अनुशीलन समिति के बहुत सारे मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। घोष ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया, अरविंदो घोष और वरिंद्र कुमार घोष को भी अरेस्ट किया गया। अरविंदो घोष साहब को तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनको डिफेंड किया चित्तरंजन दास ने। लेकिन वरिंद्र कुमार घोष जो कि सीक्रेट सोसाइटी के हेड थे और उलास्कर दत्त जो कि बॉम्ब मेकिंग के एक्सपर्ट थे, इनको दी गई डेथ पेनल्टी। लेकिन बाद में इनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया गया था टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नरेंद्र गोस्वामी वो आदमी है जिसने इन लोगों को धोखा दिया। ही बिकेम द अप्रूवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि इसको जेल में ही मार दिया गया था। उसके बावजूद बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। दिसंबर 1912 में वायसरॉय हार्डिंग के कैरियर्स को बॉम्ब किया गया और इसकी प्लानिंग की रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने। इस ट्रायल को बुलाया जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। इसी दौरान वेस्टर्न अनुशीलन समिति में एक नए लीडर का इमरजेंस होता है जिनका नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है बग्गा जतिन। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जतिंद्र नाथ मुखर्जी और बाकी के जो अनुशीलन समिति के मेंबर्स हैं उन्होंने जर्मनी से आर्म्स और एम्यूनिशंस को मंगवाने की शुरुआत करी और खुद को तैयार करने की शुरुआत करी कि अब सरकार के अगेंस्ट में गोली बंदूक के थ्रू लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा प्लान किया इन लोगों ने, इसको बुलाया जाता है जर्मन प्लॉट या फिर जिमरमैन प्लान। लेकिन ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट होने से पहले ही लीक हो गया। धोखेबाज लोगों ने, ट्रेटर्स ने इसको लीक कर दिया सरकार को। सरकार ने एक एक करके जितने भी प्लानिंग में लोग इन्वॉल्व थे उनको रिप्रेस करने की शुरुआत करी, उनको मारने की शुरुआत करी।
जतिन मुखर्जी को गोली मार दी गई बालासोर में इन सितंबर 1915 और जतिन मुखर्जी शहीद हो गए। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का, बहुत सारे जर्नल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में। संध्या नाम का एक न्यूज़पेपर था, युगांतर नाम का न्यूज़पेपर अभी अपन ने पढ़ा, ये चल रहे थे बंगाल में। कल नाम का एक न्यूज़पेपर था जो कि चल रहा था महाराष्ट्र में। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की अगर कोई सबसे बड़ी लेगेसी है, इस लड़ाई को जिसने कैरी फॉरवर्ड किया है, वो हैं रिवॉल्यूशनरीज, वो हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। लेकिन अपनी लिमिटेशंस हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, वायलेंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। वायलेंस अल्टीमेट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है और अल्टीमेटली सरकार ने इस फर्स्ट फेज़ को रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया। बंगाल में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको सप्रेस कर दिया। कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी हुई, उनकी बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।